हेलो दोस्तों, ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और इसमें हम लोग जो भी विभिन्न परीक्षाएं समाजशास्त्र से संबंधित हैं एमसीक्यू बेस्ड उनके प्रश्नों को हम लोग समझते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। तो आज फिर हम लोग 10 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक कार्यवाही पर लागू होता है? पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ये दोनों या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका है उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। पेरेटो की तार्किक क्रिया की बात अगर होती है तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो तार्किक क्रियाएं होती हैं वो किसी उद्देश्य से संबंधित होती हैं। सामने कोई उद्देश्य है और उससे संबंधित यदि कोई हम कार्य कर रहे हैं तो फिर वो तार्किक क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर ले लें कि कोई अगर व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है और फिर वो आईएएस से संबंधित कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो भी क्रियाकलाप कर रहा है तो उसको हम तार्किक क्रिया कहेंगे, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो निर्धारित है। अगला प्रश्न है कि किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। तो किसने संघर्ष को पॉजिटिव वे में लिया था? ये एक विचारक ऐसे आते हैं जिनको विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है। तो इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन को ये भी बदल दिया जाता है कि संघर्ष का प्रकार्यात्मक स्वरूप किसने दिया था, तो ये भी एल के कोजर हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट मैं देती हूँ कि जहाँ पे भी अगर संघर्ष की बात हो रही है और संघर्ष के प्रकार की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है, या फिर संघर्ष को किसने पॉजिटिव वे में लिया था, सकारात्मक रूप में लिया था, तो वो एक ही विचारक हैं, एल के कोजर, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इनको पूछ दिया जाता है। ये आप लोगों का प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो है वो मालिनोव्स्की की बुक है। आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो मालिनोव्स्की से संबंधित तो ऑलरेडी इग्नू सीरीज में जो हम लोग मालिनोव्स्की को कवर किए हैं, उनकी विभिन्न जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इन्होंने कौन कौन से थ्योरीज दी हैं, इनके कौन कौन से कॉन्सेप्ट रहे हैं समाजशास्त्र से संबंधित, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, फिर जादू हो, या फिर विज्ञान हो, या फिर धर्म हो, तो तमाम जो ऐसे टॉपिक हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम लोग इग्नू सीरीज में अपने चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है बहुलक। जैसे कि अगर हम कोई एक सारणी ले लेते हैं और उसमें अगर मान लेते हैं कि किसी कक्षा की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कक्षा 5 में अगर ए बी सी डी ई इस तरीके से 5 बच्चे हैं और जो नंबर इनके आए हैं, मान लेते हैं गणित में जो नंबर की बात करें अगर किसी के मान लेते हैं 50 में से 35 नंबर आए हैं, किसी के 36 नंबर आए हैं, किसी के 35 नंबर आए हैं, किसी के 40 नंबर आए हैं, किसी के 42 नंबर आए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है वो 35 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है। इसी को हम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पे बहुलक जो है वो 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुलक में बार बार अगर आंकड़ों का रिपीटिशन हो रहा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं?
तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पॉइंट है कि मौखिक इतिहास विधि की बात हो रही है, अर्थात हम किसी से आंकड़े जो इकट्ठा कर रहे हैं वह मुंह से पूछ के कर रहे हैं। तो ये जो होता है इसमें हम किसका संकलन करते हैं, तो मानव घटनाओं के आंकड़े, जीवित लोगों के संस्मरण, या फिर इतिहासकारों के संस्मरण, या मानव शरीर के आंकड़े। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जीवित लोगों के संस्मरण, अर्थात जो लोग जीवित हैं हम उनके बीच में जाते हैं और जो भी हमारे डाउट होते हैं, जो भी हमारे प्रश्न होते हैं हम उनसे पूछते हैं, और इस प्रकार से जो मौखिक इतिहास विधि है इसके द्वारा जो हम डाटा का जो संकलन करते हैं या आंकड़ों का संग्रह करते हैं वो जीवित लोगों के संस्मरण से करते हैं। अगला प्रश्न है कि एंथोनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है। यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट समझना होगा कि इनके पहले के जो विचारक थे, जैसे कि अगर एमिल डर्कहाइम की बात करें या फिर कार्ल मार्क्स की बात करें, तो इस टाइप के जो विचारक थे, या फिर विल्फ्रेडो पैरेटो की बात करें, थॉर्स्टेन वेवलेन की बात करें, ये लोग ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने जो संरचना है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। यहाँ पे समाज का दो पक्ष हम मान लेते हैं, ये हमने मान लिया कि समाज है, समाज में हमें दो पक्ष दिखता है, एक होता है संरचना और दूसरा पक्ष होता है एजेंसी। एजेंसी क्या है, एजेंसी किसी एक व्यक्ति को आप मान सकते हैं। तो समाज का दो पक्ष हमें, एक तो संरचना दिखाई देती है और दूसरा एजेंसी दिखाई देता है। यहाँ पे इस एंथोनी गिडेंस के पहले के जो विचारक थे इन्होंने संरचना को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया, ज़्यादा महत्व दिया है। वहीं पे एजेंसी के लिए भी बहुत ऐसे विचारक थे जिन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है, अर्थात किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व देना। अब जैसे हेराल्ड गारफिंकल की बात करें या अल्फ्रेड शुट्ज़ की बात करें या लकमैन की बात करें, तो ये विचारक ऐसे थे लोग, पीटर बर्जर थे, तो ये विचारक ऐसे थे लोग जो कि एजेंसी को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, अर्थात इंडिविजुअल किसी एक एक व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति की क्या मनोभाव होते हैं उसको समझने की ज़्यादा चेष्टा कर रहे थे। वहीं पे कुछ विचारक थे जो पूरी संरचना को समझना चाहते थे, ना कि एक एक एजेंसी को। लेकिन एंथोनी गिडेंस जो हैं ये प्रथम ऐसे विचारक थे जिन्होंने संरचना और प्लस एजेंसी दोनों को ये साथ लेके चले। इन्होंने कहा किसी एक को हम ज़्यादा महत्व और किसी एक को कम महत्व नहीं दे सकते हैं, बल्कि दोनों का जो स्थान है वो बराबरी का है। अर्थात एंथोनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता जो है वो संरचना और एजेंसी दोनों को दी गई है। तो अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि समाज के अध्ययन में ऑगस्ट काम्टे ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काम्टे ने इनमें से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य है जो कि इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये जो करेक्ट आंसर है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने समाज के अध्ययन में जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसका क्या अर्थ है कि वो इतिहास की घटनाओं से जो उस समय का वर्तमान समाज था उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार से समाज के अध्ययन में इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा महत्व दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों को श्रीनिवास दिखेंगे, प्रकार्यात्मक उपागम से दिखेंगे। वहीं पे वाई.बी. दामले को जो देखें तो ये उपाश्रित जो उपागम है हमें उसमें देखने को मिलेगा। आंद्रे बेते हैं, ये भी एक संरचनात्मक उपागम या प्रकार्यात्मक उपागम दोनों में इनको रख सकते हैं। लेकिन डी.पी. मुखर्जी का जो नाम आता है ये भारत के जो भारतीय समाज है
उसके अध्ययन के लिए इन्होंने द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि अगर हमें भारतीय परंपरा को समझना है तो भारतीय समाज को भी समझना है, साथ में इन्होंने जो वेस्टर्न जो कल्चर था उसको भी बोले कि उसको भी अगर हमें समझना है अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भी हमें कहीं न कहीं परंपरा और आधुनिकीकरण के बीच में जो द्वंद्व दिखाई दे रहा है उसमें सामंजस्य बिठा के हमें समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रभावों का अध्ययन किसने किया है। इस प्रश्न को हम लोग एक आप जस्ट होमवर्क की तरह मान लेते हैं। इसको आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा की बात हो रही है और आधुनिकीकरण की बात हो रही है। आधुनिकीकरण की बात आएगी तो आप लोगों को योगेंद्र सिंह याद आएंगे। तो ये इस पे आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रभावों का अध्ययन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क की तरह है, आप लोग इसे हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इन्हीं में से आपको बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आल्फ्रेड शुट्ज हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से 10-10 जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी हमारे जो लेक्चर्स हैं या जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो पसंद कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा लेक्चर तो आप लोग दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके बताया करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।